और अब जादुई जमुई की टीम आ गई है। पहचानिए कहाँ पे। ये डीडीसी सर हैं, आरिफ सर, उनसे बातचीत करने आए हैं। हम लोग जम्मू से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन आपका जो डिमांड था कि थोड़ा यूपीएससी से प्रिपरेशन से रिलेटेड भी थोड़ा बातें करने सर से, तो इनका 74 रैंक आया था। जी हाँ, 74। ये यूपीएससी में लाना बहुत ही, आप लोग जानते हैं कि ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो हम लोग इससे रिलेटेड भी सर से बात करेंगे। पहले सर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड और कहाँ से सर पढ़ाई किए थे। वेलकम टू जादुई जमुई चैनल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे से इस वार्ता के लिए आए। और जहाँ तक मेरा इंट्रो का सवाल है, मेरा नाम आरिफ हसन हुआ, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और मेरा घर यहीं पे बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरी 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जो है वहीं बिहार से हुआ। उसके बाद जो है मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने 11वीं 12वीं का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद बीटेक भी मैंने वहीं से किया है। अच्छा, तो इस बीच में मतलब गया आप लोग आते जाते रहते थे या फिर बहुत? हाँ, नहीं, पूरी फैमिली मेरी गया में ही रही और सिर्फ मैं पढ़ने के पर्पज़ से दिल्ली गया था, तो इसलिए फैमिली मूव नहीं किया। तो इसीलिए फिर जब एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी शुरू भी की, तो मेरे मन में ये था कि कहीं ना कहीं मैं दोबारा वापस बिहार ही आऊँगा। तो इसलिए मेरा फर्स्ट जो है प्रेफरेंस भी काडर का बिहार ही था, और ऊपर वाली कृपा से जो है मुझे बिहार काडर भी मिला। तो आपने कब सोचा था कि यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है, ये कब दिमाग में आया? हाँ, जैसा आप जानते हैं कि बिहार में जो है बच्चे इस चीज़ के लिए बहुत रहते हैं कि हमको यूपीएससी निकालना ही है। स्कूल लेवल पे मैंने इसका नाम सुना था अपने शिक्षकों के माध्यम से कि यूपीएससी भी कोई चीज़ होती है। बट जब मैं दिल्ली गया, वहाँ पे जब मैं बीटेक का कोर्स चल रहा था, उस टाइम कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेरे माइंड में आया कि मैं तैयारी यूपीएससी की करूँगा। तो इसीलिए जब बीटेक कंप्लीट हुआ तो मैंने जो है जॉब भी की, बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए 3 मंथ्स के लिए किया था। तो उसमें किस फील्ड में था आपका बीटेक? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। और मैं कैंपस सिलेक्शन हुआ था, तो प्राइवेट फर्म में था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये जॉब मुझे नहीं करनी है। फिर मैं जो है फाइनली उसको रिज़ाइन करके यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं बाहर आ गया। तो ये जो आप लास्ट जब तैयारी करना स्टार्ट किए थे, ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से या पास आउट होने के बाद, जॉब लगने के बाद? नहीं, ये आपको इनिशियल फेज की तैयारी आपको बीटेक में या कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके फाइनल ईयर से आपको स्टार्ट करना होगा। बेसिक कहने का मतलब है जैसे कि आप यूपीएससी का ओवरऑल सिलेबस देखिएगा, तो उसमें जो बेसिक होता है, आप 12th तक जो पढ़ते हैं ना, उसको आपको दोबारा रिपीट करना होता है। और उससे एवब आपको है, जब आप प्रिपरेशन में जाइएगा तब स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि आपका वो 12 साल का पढ़ा रहता ही है, जस्ट 3 ईयर्स का गैप रहता है जो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है, तो उसको आपको दोबारा से रिवीजन करना होता है। लेकिन आप सेकेंड या थर्ड ईयर में होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कोर्स 4 साल का होता है, तो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कीजिए। तो उसमें मोस्टली है, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। अगर मान लीजिए कि जमुई में भी कोई बंदा बैठा हुआ है, बच्चा है, अगर वो इंस्पायर कर रहा है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो अभी चूँकि वो स्कूल लेवल पे है तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ रहा है उसी को दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसे, तो उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ लें। और साथ में लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर डालें। अच्छा, तो ये तो आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया था? मेरा जो है थोड़ा सा, आप पूरा ग्राफ देखिएगा प्रिपरेशन का, तो बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। तो एक ऑप्शन का मैं नहीं बोलूँगा। मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम जब 2 ऑप्शन हुआ करती थी, तो मैंने पबमेड और ज्योग्राफी लिया था उस समय। तो बट अनफॉर्चुनेटली कहिए कि उस ईयर से ही 2012 से ही उस दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत कम आने लगे ओवरऑल। मतलब पहले ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे, लेकिन हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो पबमेड ज्योग्राफी में मैंने इंटरव्यू भी दिया, बट उसमें सिलेक्शन हो नहीं पाया। फिर सिंगल सब्जेक्ट हो गया तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्ट किया, तो उससे भी मैंने इंटरव्यू दिया, तो उससे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शनल में मेरा कहीं ना कहीं मार्क्स कम होता है। अच्छा। तो बाकी लेकिन सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे थे, जैसे एस हो गया, जीएस पे हो गया, इसमें बहुत अच्छा स्कोर करता था मैं हर मेंस के एग्ज़ाम में। तो ये बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। अगर लगता है कि आपको जीएस बहुत अच्छा है तो जीएस पे आप बहुत वर्क कीजिए, और जो आपका एवरेज है आप एवरेज मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। इसलिए जब मैं आपने पूछा ना हाँ कि कौन सा आपका ऑप्शन था, तो लास्ट में मैंने जो है ज्योग्राफी भी छोड़ने का प्लान किया। तो मुझे ऐसे सब्जेक्ट की तलाश थी जो एवरेज नंबर का मुझे कम से कम दिलाए। यानी 600 मार्क्स है तो एवरेज मानते हैं 250 नंबर। तो मुझे पता था कि अगर 250 भी नंबर मैं लेके आ जाऊँगा ऑप्शनल में तो मेरा सिलेक्शन उस दिन हो जाएगा। और वही हुआ, मैंने लिटरेचर फिर ऑप्ट किया।
तो उर्दू और हिंदी मुझे ऑप्ट करना था, तो जिसमें मेरी स्पीड सही थी लिखने की, मैंने उसको ऑप्ट किया। तो वही आप देखेंगे मेरा फाइनल स्कोर, तो उर्दू में मेरा 269 ही नंबर है सिर्फ, इसके बावजूद मेरा 74 रैंक्स है। तो आप शुरू से एकेडमिक आपका कैसा था, मतलब आप शुरू से ब्रिलियंट स्टूडेंट में थे या हार्ड वर्किंग? देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप थ्रू आउट जो है ब्रिलियंट रहें तब भी होगा। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो 2019 में 3rd रैंक लेकर आया, वहीं जामिया से ही था, जुनैद अहमद। तो ही वॉज जस्ट 60% लाया है, 64-65% लाया है 10th-12th में। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात रही, हाँ मैं पढ़ने में ठीक था, क्लास में 1st 2nd आता ही था हमेशा, और वही चीज़ बीटेक में भी हुआ। तो बीटेक में भी मेरा परसेंटाइल सही रहा है, 9.4 परसेंटाइल रहा है 10-10 में। तो लेकिन एक चीज़ सभी को मैं कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट है, तो ये एक एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको किसी चीज़ का फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है ना। बट लाइफ आपकी 60 ईयर्स 70 ईयर्स चलनी है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे 12th कर रहे हैं, आप उसमें एक्सेल ज़रूर करें। मान लीजिए कि आपकी लाइफ में या मतलब किस्मत में नहीं था, लक नहीं था, आपका नहीं हुआ, तो बट ये एंड नहीं होना चाहिए। आपका जो है प्रिपरेशन या आपका सब्जेक्ट पे इतना कमांड होना चाहिए कि आप एक बेटर लिविंग जो है या अदर प्रोफेशन में आप जा सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये मैं कहना चाहूँगा इस माध्यम से उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो जो आप फ़िलहाल पढ़ रहे हैं ना, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए। वो आपको इसके प्रिपरेशन में भी इस तरह से मदद करेगा कि आपको एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप अच्छा परफॉर्म यहाँ करते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। एक बर्ड्स नेचुरल है, तो आपको उसी हिसाब से करना है। मतलब ये सब्जेक्ट में अगर आप मतलब आप यूपीएससी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप इसी से आगे बढ़ जाइए, इसी से पीएचडी और एमएस समथिंग करके अब एक अलग रूट बना लीजिए अपना, बना सकते हैं। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैं जैसे बताया कि मेरा CPI जो था 9.4 था 10 में, लेकिन तब भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ नहीं किया ऑप्शनल में। उसके पीछे रीज़न ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ही स्ट्रेटजी से चलना होता है। जैसे आपको मार्क्स लाने हैं उस एग्ज़ाम को उस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग 13-14 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो जितना आप वहाँ मदद कीजिएगा, तो आप जितना क्या उसे बोलते हैं, मेहनत कीजिएगा। तो आप मान लीजिए कि जीएस में आपको नंबर लाना है, 1000 के जीएस होता है, तो आपका सारा जो टाइम और जो मेहनत है चला जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आप जीएस में मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना होता है। बट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि मान लीजिए कि मेरा नहीं होता, तो मैं अपने कोर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जरूर लाइफ में करता। तो उस तरह से आपको प्लानिंग करनी होती है। तो सर यही बोल रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, पर नहीं हो तो ऑप्शंस खुला रखिए कि उसी सब्जेक्ट को आप किसी और डायरेक्शन में अपना लिविंग का एक पार्ट बना लीजिएगा। यही आपका फाइनल? हाँ, इससे बेसिकली वही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कहीं ना बैक ऑफ द माइंड नहीं रहेगा कि अरे यार नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना, एडिक्टिव टाइप का है कि एक बार आप इंटर कर गए तो जब तक आप पूरे ये चांसेस नहीं एग्जॉस्ट रहते हैं, तब तक उससे साइकिल से बाहर नहीं निकलता है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही मेंटली जो है चैलेंजिंग होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है उससे जो है स्कम भी कर जाते हैं। बहुत सारे सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेगा तब कभी भी जो है इसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, क्योंकि कोई एग्ज़ाम जो है किसी लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट को समझने की ज़रूरत है, और आप लाइफ में हमेशा अच्छा कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। इसलिए जो है जो भी पढ़ रहे हैं आप 12th में हैं तो उसको अच्छा कीजिए, तो आपका बीटेक भी अच्छा होगा, या जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा। और वो अच्छा रहेगा तो आपका प्रिपरेशन जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करेंगे वो भी अच्छा होगा। तो जब 74 रैंक आया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, मतलब क्या सोच रहे थे? खुशी तो बहुत हुई, बट ये हुआ कि एट लास्ट जो है मेहनत रंग लाई, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन से भरे हुए थे। मैं लगातार मेंस दे रहा था और बीच में 2 इंटरव्यू भी दिए थे, बट वही था कि ऑप्शन में मार्क्स कम रह जा रहे थे जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो कमी को फाइंड करने की ज़रूरत थी, और बोलते हैं ना कि हमेशा जो है आपको जो फेलियर है हमेशा जो है आपको एक नया आयाम देता है आपके प्रिपरेशन को। तो अपना एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा कि 2016-15 के पीटी मुझे नहीं हुआ था, 2015 का पीटी
मेरा क्लियर नहीं हुआ था, जबकि 14 का मैंने इंटरव्यू दिया था। तो आप एक हाई से सीधे लोएस्ट पे आ जाते हैं कि आप पीरियड सिर्फ इंटरव्यू दिए थे, आपको ये उम्मीद था कि लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, और लिस्ट में नाम ही नहीं आता, पीटी भी नहीं होता है। तो उससे क्या हुआ कि इस एग्ज़ाम की अगर साइकिल आप समझे तो एक एग्ज़ाम अगर आप फेल करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा 2 साल, वैसा साइकिल ही है इसका। तो कहीं ना कहीं मेरे अगला एग्ज़ाम में अच्छा खासा समय मिल गया कि अगले साल में पीटी में ही अपीयर हो सकता था। तो 9 मंथ्स का मेरे पास समय था, तो उसमें मैंने बहुत इलेबोरेट प्लानिंग किया, क्या मेरे में कमी रह रहा है। पिछले 4 साल का मार्क्स मैंने निकाला मेंस का, क्योंकि पीटी का इशू नहीं था, पीटी हमेशा हो जाता था। उस साल कुछ बैड लक्स था, तबीयत ख़राब थी, तो उस वजह से नहीं हुआ था। तो उन कमियों पे मुझे काम करने का मौका मिला। तो इसीलिए जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनसे ये रहेगा कि किसी समय भी आपको तैयारी के फेज़ में ये लगे कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप रीलुक ज़रूर करें। आप एक पॉज दें, रुकें, देखें कि आपके अंदर क्या कमी है। उन कमियों को आप जो है बिंदुवार तरीके से उसको बनाएं और उस पर वर्क कीजिए, तो एकदम सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक सवाल अभी बोलते बोलते मुझे याद आया, जो आप लोगों ने करीब मुझे लगता है कि 25-30 लोगों ने ये कमेंट पूछा था कि सर आप कौन सा कोचिंग गए जो 74 आया। मुखर्जी नगर से बोले थे, मुखर्जी नगर गए होंगे, तो मुझे पता नहीं है, सर से ही पूछ के बताएंगे। देखिए, ये कोचिंग का सवाल अच्छा किया आपने। तो इस माध्यम से आप सभी को बता दें कि ये एग्ज़ाम में कोचिंग कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो मैं ये एडमिट करता हूँ कि जब 2 सब्जेक्ट्स थे ऑप्शनल, तो मैंने पबेड की कोचिंग एक बार की थी। जो पबेड मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया, उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जितनी भी तैयारी है, चाहे जीएस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे उर्दू का हो, तो उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है। तो आप खुद पढ़ करके भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हाँ, उस समय जो है 12-13 में बहुत सारे ऐसे वीडियोस, चाहे ऐसे ऑनलाइन चैनल्स नहीं थे जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। बट आपका बहुत सारे अभी जो है फ़िलहाल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गाइडेंस हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इस एग्ज़ाम को, और आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये नहीं कि कोचिंग नहीं ही करना है। आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कोचिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कोचिंग करना। लेकिन हाँ, अगर ये नहीं कि मैंडेटरी नहीं है कि आप पढ़े हुए हैं तब भी आप कोचिंग चले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि 3 घंटे की क्लासेस है तो आपको 5 घंटा डेली जाएगा। तो 5 घंटा बहुत क्रूशियल होता है। सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा रादर देन कोचिंग में जाकर करने के लिए। तो ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए, ना कि किसी के इंटरव्यू सुन करके कि हमको ये कोचिंग से ये निकला है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपका मेंस हो गया तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मॉक इंटरव्यू से ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो इंटरव्यू आपसे पूछेंगे तो उसका जवाब कैसे देना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो ये सब चीज़ें आपको आता है जब आप मॉक इंटरव्यू देते हैं। तो मॉक इंटरव्यू देने जा सकते हैं 2-3 जगह, आप किसी को भी बेहतर लगे तो वहाँ जा सकते हैं। बट कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, इंडिविजुअल चॉइस, कि आपको रिक्वायरमेंट है तो जाइए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थे हमारे साथ आरिफ सर। हमने लगभग आप लोग के सवालों को कवर करने की कोशिश किया है। तो फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ जम्मू से रिलेटेड, और टिल देन गुड बाय, थैंक यू।